ईरान और इजराइल की लड़ाई ये सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस आग में पूरी दुनिया गिर चुका है। और ये लड़ाई सबसे बढ़कर सभ्यता और विनाश के बीच की है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आहट है, या फिर ये सिर्फ ईरान और इजराइल का मामला है, या फिर इसके पीछे छुपा हुआ है आने वाले भविष्य की सत्ता का खेल? तो आइए देखते हैं शुरुआत से। जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ तो सारे के सारे अरब देशों ने उसे दुश्मन माना था, लेकिन उसी टाइम ईरान जो है बिल्कुल अलग दिशा में चला गया। उस वक्त ईरान में शासन किया करते थे मोहम्मद रजा पहलवी, उसका शासनकाल था। उस समय इजराइल और ईरान ये दोनों देशों का व्यापार कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खासा था। 1950 में इजराइल को ईरान से तेल मिलता था, पेट्रोलियम मिलता था, और इसके बदले में इजराइल भी ईरान को तकनीक दिया करता था, खेती के नए नए सिस्टम दिया करते थे, रिसर्च दिया करता था। यहाँ तक इजराइल ने ईरान को जासूसी कैसे किया जाता है ये भी सिखाया। मतलब इन दोनों के बीच दोस्ती दूसरे लेवल पर था। ये सोचो भाई, जहाँ आज ईरान जो है डेथ ऑफ इजराइल के नारे लगाते हैं, वहीं उसी जगह पर इजराइल कभी दूतावास चलाया करता था। इसको कहते हैं प्लॉट ट्विस्ट ऑफ हिस्ट्री। 1967 में जब इजराइल और अरब देशों का युद्ध हुआ था तो ईरान चुपचाप था उस टाइम, कि उस टाइम शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासनकाल था। तब तक बहुत अच्छा खासा चल रहा था इसका व्यापारिक संबंध सब कुछ, यहाँ तक 1973 के यॉम कीपर वार। 1973 में इजराइल और अरब देशों के साथ फिर से यॉम कीपर वार हुआ। तभी ईरान जो है अरब देशों के समर्थन में नहीं था। 1977 तक तेल अवीव और तेहरान के बीच व्यापार $1 बिलियन पार गया था। मोसाद के एजेंट ईरान पर खुलेआम काम करते थे। तो सवाल अब ये उठता है कि इतना अच्छा खासा दोस्ती था तो दुश्मनी कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? जब कोई दोस्त या मित्र दुश्मन बनता है तो सबसे ज्यादा दर्द उस विश्वास को होता है, उस भरोसे को होता है। 1975 में ईरान के सड़कों पर ये नारा गूंजने लगा, डेथ ऑफ अमेरिका एंड डेथ ऑफ इजराइल। और वहीं से शुरू होता है एक दुश्मनी जो अब तक पूरी दुनिया को हिला रहा है। 1979 में सबसे बड़ा इस्लामिक क्रांति हुआ, जिससे पहले शासन करता था शाह मोहम्मद रजा पहलवी। ये देश छोड़कर सीधा अमेरिका भाग गया, और इसके बाद सीधे तौर पर ईरान में अयातुल्लाह खामनेई का वापसी हुआ, एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा के साथ। उसी दिन से इजराइल और ईरान का दोस्ती खत्म हो गया। जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान को छोड़कर भाग गया तो अमेरिका ने उसे शरण दिया था, अमेरिका ने रखा था उसे। ये बात वहां ईरानी लोगों को बहुत बड़ा अपमानजनक लगा। इसके बाद ईरान में अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को एक छोटा शैतान के रूप में घोषित कर दिया गया। 1979 में इन दोनों के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक क्रांति नहीं था, वो इतिहास का एक सबसे बड़ा मोड़ था, जो आज 2025 में इजराइल और ईरान को परमाणु युद्ध के कगार पर ले गया है। 1992 और 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी लोगों पर ईरान और हिजबुल्लाह संगठन ने बेकसूर लोगों पर बम से धमाका कर दिया। इसके बाद इजराइल ने भी दुनिया भर में ईरानी आतंकवाद नेटवर्क के खिलाफ अभियान और भी तेज कर दिया। ईरान ने लेबनान की हिजबुल्लाह संगठन और गाजा पट्टी की आतंकवादी संगठन हमास, ये दोनों संगठन को भारी मात्रा में हथियार और फंडिंग देना शुरू कर दिया। और ये दोनों संगठन बीच बीच में इजराइल के खिलाफ हमले करते ही रहते हैं। लेकिन इजराइल को ये बात पता था कि आतंकवादी संगठन हमास और हिजबुल्लाह ये सीधे तौर पर उसके दुश्मन नहीं है, बल्कि इनको ऑपरेट कहीं और से किया जा रहा है, तेहरान से। कोई भी युद्ध सिर्फ सेनाओं के बल पे नहीं लड़ा जाता, कई बार जंग लड़ा जाता है उन परछाइयों से, उन लड़ाकों से जो वर्दी में नहीं होते, जिन लोगों की निष्ठा कोई झंडे से नहीं होता बल्कि एक किसी विचारधारा से होता है। और यही है ईरान की असली ताकत। ईरान खुद सीधे इजराइल से कभी नहीं भिड़ता, वो अपने हथियार भेजता है किनको? आतंकवादी संगठन हमास, आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और हुती विद्रोही, इन सबको वो अपना हथियार भेजता है और इन्हीं के आड़ में वो जंग लड़ता है। हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों आतंकवादी संगठन का सिर्फ एक ही मकसद है, इजराइल को मिटाना। अगर हमास इजराइल के बाएं कंधे पर वार करता है तो हिजबुल्लाह सीधा उसके गर्दन पर वार करता है। आखिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इतना क्यों डरता है इजराइल? युद्ध के मैदान पर इजराइल की सेना का कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी हथियार है जिसे देखकर इजराइल का नींदे उड़ जाता है। और वो हथियार तो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं, और अगर बन गया तो इजराइल का नामो निशान मिट सकता है। और यही है इजराइल का सबसे बड़ा डर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को यह डर है कि कहीं ईरान परमाणु बम ना बना ले। आखिर ईरान का परमाणु सपना कहां से शुरू होता है? 1957 में अमेरिका ने खुद एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को परमाणु तकनीक दिया है। इसके बाद 1974 में क्या हुआ? ईरान ने 23 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई।
वैसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पश्चिमी समर्थन तो पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन ईरान ने अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो चुपचाप जारी रखा, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया की मदद से। और ईरान 2023 तक कैसे भी करके 60% यूरेनियम एकत्रित कर भी लिया था। और ये परमाणु बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम चाहिए रहता है। और ये बात इजराइल के खुफिया एजेंसी को पता चल गया। और ये बात इजराइल ने ईरान को बार बार ये चेतावनी दिया था कि अगर ईरान परमाणु हथियार के पास जाता है तो इजराइल उस पर हमला करेगा। और इजराइल ईरान पर जून 2025 में हमला कर भी दिया अपने अस्तित्व बचाने के लिए। ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है, इजराइल महज एक छोटा सा देश है, तो 2 परमाणु बम से लाखों लोग मारे जा सकते हैं। बॉस, परमाणु बम जो सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है, ये एक डर का खेल है। और इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो जो मरने से नहीं डरता। यही कारण है इजराइल किसी भी शर्त में ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देना चाहता। हर युद्ध का एक अदृश्य शुरुआत होता है, और वो शुरुआत हथियारों से नहीं होता है, फाइलों से, मैप से, सीक्रेट एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट से। लेकिन इनके पीछे होता है महीनों की खुफिया मिशन और तैयारियों की कहानियां। 6 जून 2025 ईरान इजराइल का युद्ध भी ऐसे ही शुरू हुआ था। युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल मुसाद और आईडीएफ और साइबर सेना के जरिए ईरान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। इजराइल का एक यूनिट है 8200, दुनिया की सबसे एडवांस साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। ईरान के पावर ग्रिड, रडार सिस्टम, सैटेलाइट कंट्रोल 2025 तक इन सब में घुस चुका था। साइबर हमला इतना सीक्रेट था कि ईरान को हफ्तों तक ये बात भी समझ नहीं आया कि साइबर हमला हुआ भी है या नहीं हुआ है। 6 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान आता है, अमेरिका इजराइल के आत्मरक्षा अधिकार के साथ है। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल को तुरंत सैन्य इंटेलिजेंस समर्थन भेजा। और व्हाइट हाउस से अमेरिका का यह साफ संदेश था कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो मैदान में अमेरिका उतर सकता है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका ये सब इजराइल के पक्ष में थे। रूस जो है ईरान के पक्ष में था, लेकिन खुलकर समर्थन में नहीं था, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का जंग खत्म नहीं हुआ है। और ये मामले में चाइना का समझ नहीं आता, इन सब पे ज्यादा नहीं उलझता हूँ। इस युद्ध में बात करें अगर भारत की, भारत ने इजराइल को बैक चैनल में डिफेंस सप्लाई एक्सेस, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा साझा किया। तो भारत जो है ईरान से तेल भी लेता है और एक और इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी भी। ये होता है यहीं पर समाप्त। वंदे मातरम, जय हिंद।